हर कोई थक चुका है। वार्ता, मीटिंग, सीज फायर, ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हर कोई सुन सुनकर थक चुका है कि आखिर ईरान अमेरिका युद्ध पर समझौता कब होगा। क्योंकि अभी हाल ही में दोहा में जो बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, उसके बाद भी कोई हल निकलता नजर नहीं आया है। उसके बाद एक और मीटिंग होनी बाकी है, जिसको लेकर यानी कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अभी हाल ही में ईरान से अमेरिका की एक और मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए दोनों देशों ने हामी भर ली है। लेकिन देखना ये होगा, जिस हिसाब से अभी हाल ही में जो दोहा मीटिंग हुई है उसके बाद कोई हल नहीं निकला है, तो जो दूसरी मीटिंग होने वाली है उसके बाद क्या कुछ होगा। और वहीं पर चाइना ने ताइवान पर कब्जा करने की भी धमकी दी है। तो देखना दिलचस्प होने वाला है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वो रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आइए जान लेते हैं और भावना से आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। क्योंकि दोहा में जो मीटिंग हुई है उसके बाद तो इशिका, भावना, कोई हल नहीं निकला है, तो क्या कुछ लगता है? देखिए तान्या, मुझे नहीं लगता, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, तान्या मैं कह रही हूँ कि ये दोनों देश क्या चाहते हैं वही समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इशिका, कल तक जो बोला जा रहा था कि हम मीटिंग होगी नहीं, अब मीटिंग करेंगे ही नहीं, ईरान से कोई बातचीत होगी नहीं, वार्ता होगी नहीं, और अब ये बोला जा रहा है कि हाँ, ईरान अब राजी हो गया है वो मीटिंग करने के लिए। दोहा में बातचीत कह दे 17 जून के बाद दूसरी बातचीत होगी, जो कि अभी तक हाल ही तक 30 जून तक जो ईरान था उसको रिजेक्ट कर रहा था, मना कर रहा था, सिरे से खारिज कर रहा था कि नहीं, हम ये वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन अब वो फिर से बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार है। ये अब कह लीजिए कि ईरान का एहसान है ट्रंप पर, या कह लीजिए कि एक छूट दे दी है कि एक बार और आजमा कर देखना चाहता है अमेरिका को। तो बातें तो बहुत सारी हैं और लोगों के मन में भी सवाल बहुत सारे हैं, बेहद सारे हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। अब इस वार्ता में क्या कुछ बात निकल के आती है, क्योंकि 14 वो जो शर्तों का MOU था वो तो अब धरातल में चला गया है, पानी में मिल चुका है, और उसका अब क्या होने वाला है, क्या उन्हीं शर्तों पे कोई अपडेट होगा या फिर क्या कुछ होगा, ये तो वक्त बताएगा। इशिका, आपको क्या लगता है इस पर? बिल्कुल भावना, क्योंकि तमाम तरीके की बातें दोनों देशों की तरफ से हो रही थी और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर को अमेरिका ने भेज दिया था खाड़ी में कि आप जाओ और जाकर बातचीत करो। ठीक है, अब वहाँ पर बातचीत किस तरीके से हो रही है? वहाँ पे पाकिस्तान के मध्यस्थ भी मौजूद है और वहाँ पर कतर के मध्यस्थ भी मौजूद है। बात पूरी मुझे करने दीजिए, मुझे पता है आपके मन में सवाल होगा। अब पहले मैं जो सवाल है, अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस हिसाब से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर वहां पर बैठकर तमाम नेताओं का वेट कर रहे हैं, मीटिंग का वेट कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ करता था कि अमेरिका का बाकी देश वेट किया करते थे, और आज अमेरिका, जो खुद में इतनी पावरफुल कंट्री कह सकते हैं हम, वो बाकी देशों का वेट कर रहा है। अब मेरा जो जवाब है, मुझे लगता है तान्या पूरा होने देंगी। तो अगर बात करें इन मध्यस्थों की, तो कतर के आलिशान कमरों में जो मध्यस्थ है वो बैठे हुए हैं। ठीक है, अमेरिका के मध्यस्थ है, जेरेड कुश्नर है, स्टीव विटकॉफ है। वहीं ईरान के जो मध्यस्थ है वो बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच में सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये नहीं है कि आमने सामने बैठकर यहाँ पर शांति से जो है रास्ता निकाला जा रहा है, जबकि चीज़ें ये हो रही है कि एक मध्यस्थ एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहा है। यानी अगर पाकिस्तान का मध्यस्थ ईरान वाले से बात कर रहा है तो ईरान की बात रखने के लिए फिर वो अमेरिका वाले के पास जा रहा है। सीधे तौर पर बातचीत नहीं हो रही है। अच्छा, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया था कि हमारे 2 जो प्रतिनिधि हैं वो दोहा के लिए निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं, और ईरान गिड़गिड़ाया है बात करने के लिए कि आप आओ, हमसे बात करो, हम तो थक गए हैं। अब ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने बड़े लंबे चौड़े बयान दे दिए। ईरान की तरफ से इस पर पलटवार आया। ईरान की तरफ से ये कहा गया, मोहम्मद गालिबाफ के द्वारा ये कहा गया कि ईरान नहीं गया है कहने के लिए कि हमसे बातचीत करो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ईरान के प्रतिनिधि कतर में है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि कतर के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर जो है वो बातचीत करनी थी, ना कि अमेरिका से कोई बात करनी थी। अच्छा, मोहम्मद बागेर गालिबाफ की बात करें तो ये इस वक्त ईरान के अंदर सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली इंसान माने जा रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर हैं और लगातार जो है इनकी, अगर हम देखा जाए तो ये काफी बयान दे रहे हैं। अब्बास अराक्ची के बाद जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है मोहम्मद बागेर गालिबाफ। तो इन्होंने जो है ये साफ कह दिया कि अब ईरान नहीं गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिका कह तो बहुत कुछ रहा है कि आप बात करने दो, ये बात करने आ रहे, लेकिन ईरान की तरफ से जो है वो चीज़ें सिरे से खारिज कर दी गई हैं। ईरान का साफ कहना है कि हम बात करने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, चलो भावना, सारी चीज़ें एक तरफ हो गई कि आप बात नहीं कर रहे हो, आप तमाम सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन हॉर्मुज का क्या?
ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है हॉर्मुज का क्या। यहाँ पर जो पेज फंस रहे हैं ना, वो केवल और केवल 2 मुद्दों पर ही फंस रहे हैं। वो 15 शर्तें कोई मुझे लगता है कि मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो वो 2 पेज, यानी कि पहला पेज जो है वो हॉर्मुज पर फंस रहा है और दूसरा परमाणु पर। ये 2 मुद्दे हैं जो कि अमेरिका इसको दोनों शर्तों को अपने पाले में डालना चाहता है और ईरान वो जो है वो पाले में डलने दे नहीं रहा है। ईरान कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि समझौता, अगर हम समझौते की मेज पर आए हैं तो इक्वल समझौता होना चाहिए, दोनों की बराबर की बातें माननी चाहिए। लेकिन अमेरिका यहाँ क्या चाह रहा है? अमेरिका यहाँ चाह रहा है कि वो दबाव बनाए ईरान पर, और वो जो ईरान टोल वसूल रहा है हॉर्मुज पर, जो ईरान टोल वसूल रहा है वो टोल वसूला ना जाए। और ऐसा दावा भी कर दिया है ट्रंप, ऐसे दावे भी कर रहे हैं कि ऐसे टोल नहीं। और दूसरा आता है परमाणु। हाँ तान्या, पहले बिल्कुल भावना, लेकिन ऋषिका यहाँ पर एक सवाल ये भी है दोहा वार्ता को लेकर ऋषिका, कि अभी हाल ही में जो दोहा वार्ता हुई है वहाँ पर किस मुद्दे पर चर्चा हुई है, जो अभी हाल ही में अगर देखा जाए कुछ भी समझौता निकलता नहीं आ रहा है। और दूसरी मीटिंग के लिए फिर से डोनाल्ड ट्रंप यानी कि वहाँ के नेताओं के दावे आ चुके हैं कि अभी हाल ही में एक दूसरी मीटिंग होने वाली है जिसके लिए ईरान भी मंजूर है। तो क्या लगता है ये मीटिंग ही मतलब खेला जाएगा दोनों देशों में, या फिर कुछ होने भी वाला है? तान्या, आप किस समझौते की बात कर रहे हैं जिसको पूरा ही नहीं होने दिया है, और जो अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है? वो 14 शर्तें किस काम की हैं जब उनको लागू ही नहीं किया गया? आप 2 देश एक साथ आए शिका और एक मेज पर बैठे, समझौते की मेज पर, जो सो कॉल्ड समझौते की मेज, वो कितनी बार बैठ चुके हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है। पहला इस्लामाबाद से चालू हुआ था 28 फरवरी के युद्ध के बाद, और अब वो कहाँ तक जा रहा है ये सबको दिख रहा है। लेकिन ये युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं बात कर रही थी अमेरिका की। अमेरिका कहीं ना कहीं अपनी जो है बातें मनवाने के लिए माहिर रहा है और वो अभी भी यही सोच रहा है। लेकिन ईरान ने अब वो दिखा दिया है कि अब उसका चाबुक जो है वो ईरान में चल नहीं पाएगा और वो अपना दबदबा बना नहीं पाएगा। तो देखिए, दूसरा, पहला मुद्दा तो हॉर्मुज हमारा हो गया, लेकिन दूसरा मुद्दा क्या था? वो दूसरा मुद्दा था परमाणु। लेकिन अब ईरान ने इस बात पे कहीं ना कहीं इशिका एग्री किया था, क्या हम परमाणु नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर वो बना रहा है तो दोनों ही, मैं ये कहूँगी कि ना ईरान ना अमेरिका, दोनों ही उन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। और अगर उल्लंघन हो रहा है तो समझौते की तो बात ही नहीं आ सकती। अब हाल ही में जो समझौते की मेज़ पर दोनों बैठे हैं, दोबारा से बातचीत होने की राह पर है। लेकिन इसके अंदर ये मेन पॉइंट है कि कहीं ना कहीं ईरान इतना जला बुना पड़ा है अमेरिका से कि वो डायरेक्ट जाके बात नहीं कर रहा, कोई थर्ड पर्सन आके दोनों की बातें जो है कन्वे कर रहा है एक दूसरे देश को और बातें हो रही है। तो मेरे को नहीं लगता कि जब तक वो दोनों डायरेक्ट एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो जाते तो कहीं ना कहीं वो समझौता हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर थर्ड पर्सन को, उसका कोई फायदा नहीं है थर्ड पर्सन का, तो वो क्यों ही, अगर कतर और पाकिस्तान अगर इतने बन रहे हैं, वैसे तो पाकिस्तान कोई होता नहीं है, सबसे बड़ी बात तो मेरी यही है कि पाकिस्तान कोई होता नहीं है समझौता कराने वाला, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर अपने मुद्दों पर ही जो है वो फंसा हुआ है। यहाँ पर अगर भारत से बात हो रही हो तो भारत उसको अच्छे तरीके से आईना दिखा रहा है, औकात दिखा रहा है। दूसरी चीज़, वो फंसा पड़ा है अफगानिस्तान के साथ फंसा पड़ा है, तीसरे में बलूचिस्तान के साथ फंसा पड़ा है, और चौथे मोर्चे पर वो खुद ही आकर फंस रहा है। और वो मोर्चा है ईरान अमेरिका की जंग रुकवाने वाला। मतलब खुद ही जाके जिस तरीके से इशिका सरदार बन रहा है वो, और अपने आप को एकदम सुपर पावर के साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिलाकर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये भूल गए हैं कि अमेरिका और ट्रंप साहब सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। जब उनका अपना फ़ायदा निकल जाएगा तो वो आपको लात मार के भगा देंगे, और अभी भी वो वही पैटर्न जो है ट्रंप अपना रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की इशिका, तो न्यूक्लियर का पेच मुझे लग रहा है कि जैसे कि हॉर्मुज का जो अमेरिका नहीं मान रहा, तो न्यूक्लियर का यहाँ पे ईरान भी नहीं मान रहा है। तो दोनों ही देश कहीं ना कहीं अडिंग बने हुए हैं, अड़े पड़े हैं अपनी शर्तों को लेकर। बिल्कुल भावना, इतनी सारी चीज़ें बता दी कि अब समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि सारी चीज़ें घूम फिर के वहीं पर आ जाती है हॉर्मुज का मुद्दा। क्योंकि 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा पेच अटका हुआ है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है न्यूक्लियर को लेकर ईरान की तरफ से भी सामने आई, अमेरिका की तरफ से भी सामने आई। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर संपन्न देश नहीं बनेगा। ईरान ये कह रहा है कि हम IAEA के जो साइंटिस्ट हैं उनको आकर हम जो है बिल्कुल भी वो नहीं करने देंगे, कि चेकिंग नहीं करने देंगे, जो मना कर दिया गया है। जिन 14 समझौतों में जब ये बात एग्री करी थी ईरान ने, और अब उनको चेकिंग के लिए मना कर दिया गया है। ईरान ने एग्री नहीं करी थी भावना, अमेरिका ने ढोल पीटा था। अमेरिका ने कहा था कि ईरान मान गया, ईरान ने तुरंत ये
बोली थी कि हम करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप नए ढर्रे से सारी चीज़ें करेंगे। जो पुराने जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से होगी। और अब ईरान ने सिरे से इस चीज़ को खारिज कर दिया है कि IAEA के साइंटिस्ट आकर, जहाँ पर पिछले साल जो है जून में जो हमला किया गया था अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उन सारे जितने भी वो एरिया है जहाँ पर वो न्यूक्लियर है वहाँ पर आके उनको चेकिंग नहीं करनी दी जाएगी। ईरान की तरफ से जो है ये बयान सामने आ गया। यानी ईरान अब साफ कह रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स पर किसी भी बाहरी एजेंसी, कोई भी ऐसा शख्स जो अमेरिकी दबदबे में आकर वहां पर जा रहा है, उसको वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा। और रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% बैरल तेल जो है वो निकलता है दुनिया भर में। ये कह लीजिए कि लाइफलाइन है कि अगर वहां से तेल और गैस नहीं जाएगा तो बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो धरातल में चली जाएगी। और ये चीज हमने पिछले दिनों देखी भी है। बिल्कुल इशिका और भावना, यहाँ पर सवाल ये भी है कि कभी एग्रीमेंट्स को लेकर बात हो रही है, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हो रही है, कभी परमाणु को लेकर हो रही है, कभी टोल वसूली को लेकर बात हो रही है, जिसमें खबरें ये भी आ रही है कि ईरान यानी कि समझौता चाहता है। अगर ईरान और अमेरिका समझौता चाहते हैं तो इनके बीच की दरार कौन बनता नजर आ रहा है, ये चीजें समझ नहीं आ रही है। अगर दोनों कंट्री समझौता चाह रहे हैं और इवन दोहा में उन लोगों की मीटिंग हुई भी है, उसके बाद भी कोई अगर देखा जाए तो सोल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आया है। इजराइल रोक रहा है या फिर बाकी के कोई ऐसे देश है जो पर्दे के पीछे से वो खेल रहे हैं? ये इजराइल जो है ना, ये अपना काट की हांडी बन चुका है जो बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, इजराइल की तरफ से बयान तो बहुत सारे आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू बयान तो बड़े बड़े देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसका जो असर है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं होता। जेडी वेंस तो ये भी कहते नजर आते हैं, अभी हाल ही में जेडी वेंस ने एक बयान दिया था कि इजराइल को जो भी हथियार अमेरिका दे रहा है वो अमेरिकी टैक्स पेयर्स यानी जो भी करदाता है उनके पैसे से वो जा रहा है। इजराइल को शुक्रगुजार होना चाहिए अमेरिका का कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज के समय में इजराइल का साथ दे रहे हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये बयान देते हैं कि अब जब तक मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हूं तब तक मैं इजराइल के लिए लड़ूंगा, इजराइल की संप्रभुता के लिए लड़ूंगा और ईरान जो है उसको न्यूक्लियर संपन्न देश नहीं बनने दूंगा। अब इस्लामाबाद में जो ये मीटिंग हुई थी इसमें इजराइल को जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया था, यानी इजराइल से कोई बातचीत नहीं की गई थी। सीधे जाके मीटिंग करी, लेबनान को लेकर बातचीत हो गई और फिर वो मुद्दा टूट गया। चलिए वो चीज भी साइड रही। फिर आई स्विट्जरलैंड की बात। इस्लामाबाद से सीधा ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों का कारवा पहुंचा यूरोप में, स्विट्जरलैंड में पहुंचा। स्विट्जरलैंड में पहुंचने के बाद भी बातें हुई, लेकिन सामने सामने बैठकर बातें नहीं हुई। वहां पर भी यही सारी चीजें चल रही थी कि थर्ड पार्टी जो है वो बात कर रही थी। चलिए वो भी जो है चला, लेकिन उसके बाद फिर वो तस्वीरें सामने आई जब ट्रंप ने वो डिजिटली साइन किया था और मसूद पेजेश्कियान ने जो है वो डिजिटली साइन किया था। क्योंकि आपको बता दें कि ईरान में जो सबसे बड़ा जो, जैसे किसी भी देश में प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट होता है, वैसे ईरान में सुप्रीम लीडर जो है वो सबसे उच्च जो है पोजीशन होती है और उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट की पोजीशन जो मसूद पेजेश्कियान है। अब क्योंकि सुप्रीम लीडर की बात करें तो मोस्तफा खामनेई तो दिख रहे नहीं है, क्योंकि जब से 28 फरवरी से हमले हुए हैं मोस्तफा खामनेई गायब है। कहाँ है, किस हालातों में है, कैसे है, जिंदा है भी या नहीं, इस पर है बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क। इस पर बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नहीं पता है कि मोस्तफा खामनेई कहाँ है, क्योंकि अगर भावना देखा जाए ना तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मोस्तफा खामनेई जो है वो मर चुके हैं या फिर जो उस हालत में नहीं है कि डिसीजन ले सके, घायल है, डिसीजन ले सके, उस हालत में मोस्तफा खामनेई है ही नहीं। अब क्योंकि हमने जब परसों वॉर रूम किया था तो हमने भावना उस दौरान भी जिक्र किया था कि जो अली खामनेई का जो वो पूरा अंतिम संस्कार जनाजा जो है वो निकाला जाएगा जब, तो उसमें ये सवाल उठ रहा है कि मोस्तफा खामनेई जो है वो आएंगे या नहीं। इसके अंदर इशिका अगर आपको हाल ही का अपडेट बताऊं और अपनी जनता को बताऊं तो ऐसा कहा जा रहा है, ईरान ऐसा दावा कर रहा है कि 30 देश जो है अली खामनेई की मौत के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, यानी अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। लेकिन ट्रंप का दावा देखिए, ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ कोई देश नहीं है, ईरान अकेला है और अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो अलग थलग पड़ा हुआ है तो उसके साथ 30 देश कैसे आ रहे हैं अंतिम संस्कार में? हालांकि इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या उनके सुपुत्र यानी उनके बेटे जो हैं मुज्तबा खामनेई उस अंतिम संस्कार में मौजूद होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो किस स्थिति में होंगे? क्या वो सच्ची में घायल हैं? क्या ऐसी दुर्दशा जो है इजराइल और अमेरिका ने कर दी है जिससे हाल बेहाल है मुज्तबा खामनेई का? क्या कुछ हाल है? ये मतलब डिपेंड करता है कि जब वो अंतिम संस्कार में आएंगे तो ये बात तब खुलेगी और तब जो है दुनिया के सामने आएगी।
बिल्कुल भावना और इशिका, यहाँ पर खबरें ये भी है कि अभी हाल ही में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हाल है, एक ऐसे ही एक और व्यापारिक देखा जाए तो मार्ग है, यानी कि पनामा नहर, वहाँ से भी काफ़ी व्यापार होते हैं। अब खबरें ये हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हाल है, क्या पनामा नहर का भी सेम हाल होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चेतावनी दी है कि आपको वहाँ पर भटकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, मतलब आपका वहाँ पर कोई हक नहीं है। तो क्या कुछ लगता है मतलब इशिका? देखिए, पनामा, अगर हम पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर का मुद्दा यहाँ पर अलग है, क्योंकि यहाँ पर ईरान और अमेरिका के मुद्दे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सीधे तौर पर मिसाइल और बम दागे गए थे जब अली खामनेई की मौत हुई। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कहीं ना कहीं दबदबा जो था वो रहा, दबदबा रहा भी नहीं, ईरान को पता था कि कैसे कंट्रोल करना है। तो ये बात थी। पनामा कैनाल की अगर हम बात करें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ पनामा कैनाल। ये जो है आपकी पनामा कैनाल है, यहाँ पर बाकायदा सर्च, ये जो है आपकी पनामा कैनाल है। और अगर हम इसकी पनामा कैनाल की बात करें, जो पनामा ये जो नहर है, इसको लेकर जो है चीन का दबदबा भी है और साथ ही साथ जो है अमेरिका का जो है दबदबा भी है। अब यहाँ पर अगर हम इतिहास को देखें ना, तो अमेरिका का जो कंट्रोल है वो यहाँ पर जो है 10-10 मील से ज़्यादा रहा है, वही चीन जो है दूसरे नंबर पर है। तो अमेरिका का ये कहना है कि ये जो पनामा कैनाल है, पनामा जो ये नहर है, इस पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए और चीन का कोई इस पर अधिकार नहीं होना चाहिए। अब इसको लेकर सुई अटक गई है। जैसा कि तान्या ने सवाल पूछा कि क्या ये दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन सकता है, देखिए कहीं ना कहीं 50% देखा जाए तो हाँ, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ना, यानी 50-50 परसेंटेज से यहाँ पर चल रही। क्योंकि देखिए तान्या, भावना की ईरान जो है वो लड़ाई में ऑलरेडी था, उसका नुकसान हुआ, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करा, अमेरिका को पछाड़ा। लेकिन यहाँ पर दो सुपर पावर सामने आ रही है और चीन को लेकर खासकर मैं आपको बता दूं, चीन का ये इतिहास रहा है कि वो सीधे तौर पर युद्ध में नहीं कूदता है। जिनपिंग जो है इनडायरेक्ट वे में, जिनपिंग जो एक ऐसे राजनेता है, ऐसे राष्ट्रपति है जो सीधे तौर पर चीन को युद्ध में नहीं कूदाएंगे, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि अगर चाइना युद्ध में कूदा तो बहुत बड़ी चीजें यहाँ पर हो सकती है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति की हाल ही में मुलाकात हुई है, मक्का और इन सब को लेकर बात हुई है। मैं वही पॉइंट उठा सकती थी। देखिए पहले अगर जहाँ तक कि तान्या ने बात करी शिका के पनामा पर भी मुद्दा उठेगा हॉर्मुज के बाद, तो देखिए बापल मंडे पे तो उठ ही चुका है। जो देखिए दो मेन जो रास्ते थे जहाँ से अर्थव्यवस्था की पूरी क्या कहते हैं बिसात बिछाई जाती है, जहाँ पे पूरा डिपेंड है ऑयल के लिए, जो दो रास्ते, वहाँ पे तो बात उठ ही चुकी है। लेकिन पनामा की बात ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क इसलिए भी खड़ा कर देता है क्योंकि हाल ही में ट्रंप और जिनपिंग की जिस तरीके से मुलाकात हुई है, जिस तरीके से दोस्ती कहें या फिर याराना कहें, जिस तरीके से उनका याराना रहा है, तो उससे ये साफ है कि ट्रंप एकदम से जिनपिंग से बिगाड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं उसमें फायदा है। और बात रही ताइवान की, तो उन्होंने ताइवान को पहले तो ये बोला था कि आप जो अपनी लड़ाई है वो खुद से समेटिए, आप बीच में, हम आपके बीच में नहीं आएंगे, या फिर यूएस सेना जो है वो बीच में नहीं आएंगे। हालांकि अगर बात करें कि जिनपिंग से मुलाकात के पहले तो ताइवान की अच्छी खासी मदद कर रहा था, यूएस आर्मी जो थी वहां पर तैनात थी ताइवान और चाइना के बॉर्डर्स पर। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और जैसे ही धरती पर कदम रखा अमेरिका की, वॉशिंगटन की, ट्रंप ने, तो ट्रंप साहब बदल गए और उन्होंने एकदम से ताइवान का पाला छोड़ दिया और ताइवान को ये बोल दिया कि अब जो है आप अपना खुद से देखिए, हम आपके मुद्दे में नहीं पड़ेंगे, आप अपनी आर्मी और आप अपना सब कुछ खुद ही देखिए। तो तान्या जिस तरीके से कह रही है कि पनामा का मुद्दा मुझे लगता है कि वो दूर दूर तक नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि दो तीन मोर्चों पे वो ऑलरेडी घिरे हुए हैं। इजराइल लेबनान देख लो, हिजबुल्लाह वाला मैटर देख लो, या फिर ईरान अमेरिका देख लो, अपने पाले में तो वो लड़ाई सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो वो दूसरा मुद्दा ध्यान से देख कर करेंगे। इशिका और भावना, यहाँ पर बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अगर हाल ही में नजर डाली जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर थमवा रहे थे, वो बात अलग है कि अब खुद का वॉर नहीं थम पा रहा है। अभी हाल ही में खबरें ये थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कभी 10 दिन का, कभी कितने दिन का सीज फायर करवाया रशिया यूक्रेन वॉर में। अभी हाल ही में रशिया ने यूक्रेन पर कुछ मिसाइलें दागी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहे, क्यों वो अपने खुद के देश का, मतलब अगर देखा जाए तो वो सॉल्यूशन कुछ कर नहीं पा रहे, सोल्व नहीं करवा पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप को जहाँ फ़ायदा दिखता है डोनाल्ड ट्रंप वहाँ स्टेटमेंट देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान अमेरिका में इस कदर उलझ गए हैं कि अब वो यूरोप की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को लेकर जो सोचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियाँ हैं उससे सब वाकिफ़ हैं। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
ये जो मंच है, ये जो पूरा अलायंस है, इसका सीधा सा ये मतलब है, इसका आर्टिकल 5 सीधे तौर पर कहता है कि नेटो के किसी भी देश पर हमला यानी सब पर हमला, और इनका जो सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, जो एक रीढ़ की हड्डी है, वो है अमेरिका। यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है, ये सब लोग बखूबी जानते हैं। रशिया उसे रोक रहा है, रशिया कह रहा है कि आप नेटो में मत शामिल होइए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सीधा जो है वो अमेरिका जाते हैं, भाग भाग कर अमेरिका जाते हैं, यूरोप के कई देशों से जो है वो बातचीत करते हैं, तमाम सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन रशिया का यूक्रेन पर हमला करना और अमेरिका का ईरान युद्ध में उलझे रहना, इस बात का जीता जागता सबूत है कि अमेरिका को ये दिखाता है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तो अमेरिका एक बारी को सोचता भी, लेकिन यूक्रेन उसके लिए थर्ड पार्टी है, जिसको लेकर अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका अपने युद्ध को सुलझाने में इस वक्त लगा हुआ है, कई मोर्चों पर अमेरिका जो है वो फंसा हुआ है, तो उसको अपने से मतलब है, ना कि दूसरे से। हाँ, अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा होता, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होता, तो जरूर जो है अमेरिका जाता। इसके अंदर एक ये भी पॉइंट लगता है, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं जो है ईरान के साथ है, तो अभी वो पंगा लेना नहीं चाह रहे। रशिया यूक्रेन के युद्ध में घुसकर ना ट्रम्प पंगा लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ऑलरेडी 2-3 मुद्दों में मैं फंसा हुआ हूँ, और अगर मैंने रशिया से पंगा ले लिया तो ये एक और मुद्दा मेरे सर पे जो है आकर मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट जो है मुझे लग रहा है कि रशिया यूक्रेन। एक चीज और है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है, जैसा कि भावना ने कहा, कि रशिया पर्दे के पीछे से ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर एक अजम्पशन ही लगा लीजिए कि अगर अमेरिका यूक्रेन की साइड से जाता है तो रशिया ईरान को इतने हथियार दे डालेगा कि ये पूरा शांति का जो ढिंडोरा हुआ है ये फेल हो जाएगा, जो ट्रम्प कभी नहीं चाहते। न्यूक्लियर बंद करने का जो ढोंग पीटते हैं ना, और वो अगर रशिया ने दे दिया ईरान को, तो वो कहीं का अमेरिका रहेगा नहीं, अलग थलग खुद से पड़ जाएगा, और ये बात उसको जग जाहिर है। तो वो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो रुका हुआ है, और वो ये सोच रहा है कि नहीं, इसमें अभी इस पाले में मुझे नहीं जाना है। हालांकि जब अगर बात करें तो ये 4 साल पहले जब ये युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो बढ़ चढ़कर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने साथ भी दिया है और आग में घी डालने का काम भी किया है, युद्ध भी भड़काए हैं और युद्ध सुलझाने के बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ तान्या हो नहीं पाया है। बिल्कुल भावना, इशिका, यहाँ पर मतलब तमाम ऐसी खबरें हैं, कभी मीटिंग्स को लेकर, कभी चाइना ताइवान को लेकर, कभी रशिया यूक्रेन को लेकर, कभी ईरान अमेरिका को लेकर, और जिसके बाद अगर देखा जाए तो ईरान कहीं ना कहीं ईरान के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। वो बात अलग है कि स्टेटमेंट कुछ अलग ही सामने आ रहे हैं, कभी मीटिंग्स को लेकर, क्योंकि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वहाँ बाहर बैठकर वेट कर रहे थे मीटिंग के लिए, यानी कि ईरान के मंत्रियों का वेट कर रहे थे। वो चीज़ें अलग ही दिखा रही हैं कि अब कहीं ना कहीं अमेरिका झुकता नजर आ रहा है। वो बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। देखिए तान्या, अमेरिका जो है ना वो बहुत टेढ़ी खीर है, वो इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि वो युद्ध को रोकना चाह रहा है, अब चाह नहीं रहा है कि युद्ध हो, लेकिन ईरान जो है इस मूड में नज़र नहीं आ रहा है कि युद्ध को रोके। तमाम जो चीज़ें हैं ना वो लगातार सामने आ रही है, और इस वक्त मिडल ईस्ट जो है ना वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। कब कौन कहाँ से आके चिंगारी लगा दी ये कोई नहीं जानता। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया अली खामनी का जो वो जनाजा निकाला जाएगा, उनका जो अंतिम संस्कार जो पूरा होगा, उसको लेकर जो है तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, क्योंकि वो जो है 9 जुलाई तक चलेगा, और तेहरान से लगाकर कई शहरों से होता हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि इराक की कुछ जो शिया कम्युनिटी इराक में बसती है वो भी उस पर जो है वो शामिल होंगे, तो उनके उसको लेकर जो है बड़ा खेल हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स जो दावे कर रही हैं कि मुस्तफा खामनेई वहाँ पर पहुँचेंगे, और अगर मुस्तफा खामनेई वहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर जो है बड़ा जो खेल है यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि लेकिन उशिका, क्या आपको लगता है कि मुस्तफा खामनेई सच में पहुंचेंगे, या फिर ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है? देखिए, हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्तफा खामनेई की सिक्योरिटी रही है 28 फरवरी के बाद से, यानी आप ये देखिए ना, अमेरिका कोई प्रस्ताव भेजता है, मुस्तफा खामनेई तक जाने तक वो कितने दिन डिले हो जाता है, फिर मुस्तफा खामनेई वहाँ से रिप्लाई देते हैं, फिर वो बाहर आने में कितना डिले हो जाता है। यानी जो टेक्निकल है ना कि मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया या मैंने आपको डिजिटली मैसेज किया, वो डिजिटल जो संदेश पहुँचाने की चीज़ें वो ईरान ने बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उस पर घात लगा लिया। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है,
वो ट्रैक कर रही है, यानी होता है ना कि टैप करना हर चीज को, वो चीज जो है ये दोनों एजेंसियां, अमेरिका की भी और साथ ही साथ इजराइल की भी, ये दोनों एजेंसियां कर रही है। तो इसलिए ईरान क्या कर रहा है, जैसे पुराने जमाने में हम खत नहीं पहुंचाया करते थे, उस तरीके से मुस्तबा तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, जो रिपोर्ट्स कह रही है। मुझे लगता है, लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो मुझे लगता है कि मुस्तबा खामनेई बहुत कश्मकश में होंगे, क्योंकि एक तरफ उनके फादर के अंतिम संस्कार है तो उनका जाना बनता है, और अगर देखा जाए तो मतलब जाना भी चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुस्तबा खामनेई का जाना बेहद मुश्किल है और खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर वो पहुंच भी जाते हैं और इतने भीड़ भड़क्के में, क्योंकि लाखों की तादाद में जब जनता पहुंचेगी, बड़े से बड़े नेता पहुंचेंगे, बड़े से बड़ी हस्तियां पहुंचेंगी, तो कहीं ना कहीं मुस्तबा खामनेई की जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं हल्की हो जाएगी। तो इसमें उनकी मौत जो अंतिम संस्कार है अली खामनेई का, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो इसमें अगर वो जाएंगे या नहीं जाएंगे ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे इस खास शो वो रूम में तमाम उन मुद्दों पर चर्चा हुई है, यानी कि ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर, चाइना ताइवान को लेकर, और यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर, जो काफ़ी लंबे सिरे से चलता आ रहा है। लेकिन अब देखना यहाँ पर दिलचस्प होने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से एक ऐसा अपने आप को एक ऐसे देश के मतलब सुलझेड़े में अपने आप को उलझाने वाले हैं जो उनको खुद को सुलझना उससे मुश्किल हो जाएगा। जिस हिसाब से उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक तरीके से चेताया है, यानी कि उस नहर को लेकर कि वहां पर वो अपनी नज़र ना बनाए रखे, तो क्या कुछ होगा, यानी कि चाइना की तरफ से इस मुद्दे पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी। और जिस हिसाब से दोहा में जो मीटिंग्स अभी हाल ही में हुई हैं उसको लेकर कोई भी अगर देखा जाए सॉल्यूशन निकलता नजर नहीं आया है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया था कि अभी हाल ही में एक और मीटिंग होगी जिससे यानी कि ईरान ने भी सहमति जताई है। अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी और दोनों देशों की सहमति होती है या फिर नहीं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा एक खास शो वो रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।